फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी का पहला पार्ट मैंने दोस्तों अपलोड कर दिया था, आप उसको एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। ये दरअसल जियोग्राफी का पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों कि आप जाकर के पहले एक पेन और कॉपी लाकर अपने पास रख लीजिए। सारे चीज को जो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करिएगा, ताकि अगर आप सीरियस हो तो यकीन मानिए आप एक एक चीज लिख करके याद कर सकते हैं, और जब लिखेंगे तो आपको वो चीज याद भी होगी। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पहले वीडियो में भी मैंने कराए थे, और दूसरे वीडियो का भी आज हम इंतजार आपका खत्म करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का, और मैं शुरू करने वाला हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, ऑन विच डे अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है या निकट होती है? तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताते रहिएगा। मैं कमेंट को देख रहा हूं आपके, फटाफट से कमेंट करते रहिएगा। और मैं दोस्तों अगर आपको बताऊं कि पृथ्वी सबसे नजदीक कब होती है, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सोचेंगे सर, ठंडी के दिनों में सबसे नजदीक होता है सूर्य पृथ्वी के, यानी अर्थ सबसे क्लोज होता है सन के। मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। इसलिए याद रखिएगा, उल्टा हमेशा याद रखिएगा। ठंडी के दिनों में पास होता है सन अर्थ के, जबकि गर्मी के दिनों में सन जो है अर्थ से दूर होता है। तो दूर कब होता है? फारदेस्ट कब होता है? सबसे दूर कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो होता है आपका 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। सबसे नियरेस्ट कब होता है? सबसे नियरेस्ट मैंने अभी बता दिया आपको, कब होता है? 3 जनवरी को। ठीक है। और याद रखिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है कब? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। इस दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है ना। 22 अप्रैल 1992 में पहली बार मीटिंग हुई थी विश्व पृथ्वी सम्मेलन की, इसीलिए उसको मनाया जाता है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। याद रखिएगा। तो 3 से 4 बातें मैंने इसमें बताई है, आप इसको पॉइंट आउट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। आज का ये लीजिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है भैया। एक क्वेश्चन नॉट ए बम है बम भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर सह्याद्री की बात करें तो देखिए, सबसे पहले एक मैप बनाता हूं मैं आपको। देखिए, अब देखिए ये वाला जो इंडिया का हिस्सा होता है, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको बेहतर विजिबल हो। ये वाला जो इंडिया का पार्ट होता है ना, ये वाला हिस्सा देखिए, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट का ही दूसरा नाम है कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट बोलते हैं। मोटे तौर पे इसको क्या बोलते देते हैं? पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कौन कौन से राज्य इधर आते हैं? तो इधर 4 राज्य आते हैं जो कि समुद्री सीमा को टच करते हैं। एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा है कौन सा? दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है यहाँ तमिलनाडु। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इधर कितने हैं? इधर 4 हो गए स्टेट, इधर 4 स्टेट टच करते हैं। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी हुआ था कि बताइए पूरब और पश्चिम में मिलाकर कुल कितने राज्य हैं जो भारत के समुद्री सीमा से टच करते हैं। ठीक है। यहाँ कौन कौन सा हो गया? यहाँ 5 राज्य होते हैं। कौन कौन से? इधर देखिए आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कर्नाटक, के आर लिख देता हूं। उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका केरल। तो इस तरह से 5 स्टेट इधर टच करते हैं। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? दोनों मिलाकर 9 राज्य जो है वो पूरब और पश्चिम में मिलाकर टच करते हैं समुद्री सीमा को। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और याद रखिएगा, दरअसल इसको तो पूर्वी घाट कहते हैं और इसका दूसरा नाम कोरोमंडल तट होता है, जबकि इस वाले घाट को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट।
और वेस्टर्न घाट को ध्यान से समझिएगा एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सहयाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहयाद्री कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जितना कहूं उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो वेस्टर्न घाट को क्या जाना जाता है? सहयाद्री जो है के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे सहयाद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है या सहयाद्री घाट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये पर्वत की तरह यहाँ पे बहुत सारे ना पठार हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सहयाद्री पर्वत या सहयाद्री घाट के नाम से जाना जाता है। सहयाद्री का किसको? पश्चिमी घाट को जाना जाता है, वेस्टर्न घाट को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूर्वी घाट का भी मैंने बता दिया, पश्चिमी घाट का भी बता दिया। उम्मीद है अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत अगर मैं बोलूं तो देखिए 1966 में जब 10 तारीख को 10 जनवरी 1966 अगर बोला जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री का इसके दिन के बाद लापता हो गए वो, इनका निधन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसी दिन एक समझौता हुआ था जिसको हम ताशकंद समझौता कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताशकंद समझौता। इस समझौते से पहले हुआ क्या था कि अमेरिका ने भारत को ना गेहूं सप्लाई करने को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में एक लड़ाई हुई थी और उसी युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान वालों को साथ दिया और कहा इंडिया वालों को, मतलब हम लोगों को कहा अमेरिका ने कि तुमको मैं अब गेहूं चावल निर्यात नहीं करूंगा। तो भारत ने कहा अच्छा, भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने कहा अच्छा मुझे तुम धमकी दोगे कि मतलब हम तुम्हें चावल और गेहूं नहीं सप्लाई करेंगे? कोई बात नहीं, जिसके अंदर है दम ना वो हैं हम, और उठा के पटकेंगे ऐसा ना निकल जाएगा तुम्हारा दम। तो कहने का मतलब है हम लोगों के अंदर दम और पटक देंगे बम। तो बम भी है, दम भी है, और भारत के लोगों ने मना कर दिया अमेरिका के लोगों को, कहा ठीक है तुम्हारा कोई एहसान हमें नहीं चाहिए। 1965 के बाद जो है 1964 से ही शुरुआत हो चुकी थी उसकी, और युद्ध के बाद और ज्यादा मात्रा में भारत और पाकिस्तान का 1965 में जब युद्ध हुआ उसके बाद भारत में दोस्तों जब अमेरिका ने कहा कि हम कोई निर्यात नहीं करेंगे गेहूं का, तो भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से अपील भी किया कि एक टाइम का रोटी आप खाना बंद कर दीजिए, चावल खाने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। तो कई तो रेस्टोरेंट रात में बंद हो गए, कई रेस्टोरेंट रात में खाने के लिए बंद हो गए थे इनके सिर्फ कहने पर। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बहुत बड़े एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उस वक्त थे जिनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। क्या था? एम एस स्वामीनाथन। इनको जो है एक कार्यभार दिया स्वामीनाथन को, और अपने खुद यहां तक कि संसद में ले जाकर के, संसद के जो उस वक्त का गार्डन था उसी में ले जाकर के ये गेहूं का फसल बोने लगे थे, जुताई करने लगे थे ले जाकर बैल को। एम एस स्वामीनाथन को बहुत बड़ा कार्यभार दिया और कहा कि जल्दी से गेहूं की नई जो जीन होती है उसको लाइए और यहाँ पे पैदावार को बढ़ाइए। और दोस्तों एम एस स्वामीनाथन ने वैसा ही किया, उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज लेकर आए और उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसको बोया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा उत्पादन हुआ गेहूं का कि भारत अब अपने देश में तो यूज ही कर रहा था, साथ ही साथ हम लोग निर्यात भी अब करने लगे थे, यानी एक्सपोर्ट भी करने लगे थे। इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था प्रोडक्शन, सोचिए। तो इसीलिए एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के जनक। ठीक है, याद रखिएगा। इनको तो देश में कहा जाता है, लेकिन एक वर्ल्ड में भी हैं। वर्ल्ड में किसको कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति की जनक किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, और हमारे देश भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सारी बातों को याद रखिएगा। ताशकंद समझौता आपसे अगर पूछा तो ताशकंद समझौता हुआ था कब? 1966 में। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के ही बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई जो हुआ था ना, उसी को समझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि हरित क्रांति का सबसे सफल प्रभाव जो पड़ा था वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मैंग्रोव
अधिकतम प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? मैंग्रोव वन होते हैं दोस्तों, मैंग्रोव जो है वो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं जो दलदली स्थान पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदली स्थान पे पाए जाते हैं। और इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमेशा इनके जो जड़ होते हैं, रूट होते हैं ना, वो पानी में डूबे होने चाहिए, मतलब कि इनके अंदर पानी की मात्रा सोखने की बहुत ज्यादा होती है मैंग्रोव वनस्पति की। तो मैंग्रोव वन जो है वो पाया जाता है कहाँ पर? एक नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क का नाम पता है क्या है? उस नेशनल पार्क का नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क। क्या नाम है? सुंदरबन नेशनल पार्क। और सुंदरबन नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा दोस्तों वहां पे पाया जाता है क्या? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और यह है कहाँ? सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसलिए हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव जो है वनस्पति पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा में दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है मैग्नीज। मैग्नीज बहुत ज्यादा पाया जाता है यहाँ, मैंगानीज पाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडमान निकोबार, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंडिया का एक आइलैंड भी है और यहाँ पे एक वोल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम है बैरन। बैरन, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी कह देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सारे बातों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक नेशनल पार्क भी है अंडमान निकोबार में जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल में, ठीक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये लीजिए आपके सामने। पहले आप आंसर दीजिए इसका कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, ये भैया बम है, बम। ये क्वेश्चन का आंसर भैया बता देंगे तो मानूंगा मैं। चलिए फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया था कि हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री, इसलिए ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिवालिक हिमालय कौन है? सबसे निचला वाला हिमालय है, सबसे ये वाला देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए सबसे ऊपर वाला हिमालय है, ये ग्रेटर हो गया। उसके नीचे वाला जो हिमालय है, छोटे छोटे जिसके माउंटेन के रेंज होते हैं, वो है मिडल हिमालय। और जो सबसे छोटे छोटे होते हैं वो आपके होते हैं कौन? शिवालिक हिमालय, जिसके अंदर पंजाब हिमालय, असम हिमालय, ये सब आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही है। और माउंट एवरेस्ट की ही एक चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज डॉक्टर विंड। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता है? अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा जियोग्राफी का, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। और मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में जरूर बताऊंगा, दूसरे ऑप्शन के बारे में। चिनूक जो हवा बहती है वो दोस्तों बहती है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ बहती है? नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका में बहती है चिनूक हवा। और ये जो हवा बहती है ना, वो वहां पे एक माउंटेन पाया जाता है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। एक माउंटेन है वहां जिसका नाम है रॉकी माउंटेन, उसी के आसपास ये हवा बहती है, याद रखिएगा। लू जो है वो नॉर्थ एशिया की हवा है, जो कि एक गर्म हवा है। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि भारत के कई हिस्सों में बहुत भयंकर लू चलती है, तो इसलिए उसी को कहते हैं क्या? ये है नॉर्थ एशिया की या नॉर्थ इंडिया की भी बात बोलें तो ये विंड है, एक हवा है, गर्म हवा, गर्म हवा है लू, ठीक है। इसके बारे में तो जानते ही होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेनली ए पार्ट ऑफ। भारतीय उपमहाद्वीप किसका मुख्यतः एक हिस्सा था? जुरासिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यावर्त या गोंडवाना लैंड। देखिए करोड़ों साल पहले दोस्तों, जब इतिहास लिखा जा रहा था, करोड़ साल पहले अगर मैं बात करूं, तो जब अर्थ हुआ करता था, तो ध्यान रखिएगा,
मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा फिर से बना रहा हूँ थोड़ा। अरे भाई साहब, ये अंडा क्यों बन रहा है? खैर कोई बात नहीं, जैसे बनता है मैं एक गोल बना लेता हूँ आपके साथ। चलिए, अब देखिएगा बड़े ध्यान से। जब अर्थ बहुत करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले, मेरी बात समझिएगा, हुआ क्या कि करोड़ों साल पहले जो महाद्वीप जो थे ना, जो लैंड था, जो स्थल था, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। स्थल था जो एक दूसरे से क्या था, जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था। ये अलग अलग नहीं था, कनेक्टेड था। और इसको बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया। ये जो लैंड बाउंड्री है, पूरा जो स्थल सीमा है ना, वो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड था करोड़ों साल पहले। और उसके चारों तरफ क्या था? पानी था। इसके चारों तरफ दोस्तों पानी था। क्या था? पानी था। तो मेरी बात समझिएगा, वक्त के बीतते साथ साथ क्या हुआ, ये पानियों ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, बहुत ज्यादा दबाव बनाया। किसके ऊपर? ये जो लैंड था, ये पूरे भूमि थी जिसको हम लोग पेंजिया कहते हैं, इस लैंड पर पूरा दबाव डाला, इस भू स्थल पर पूरा दबाव डाला पानी ने, क्योंकि चारों तरफ पानी था। क्योंकि जानते ही आप 70 से 75% पानी ही होता है। तो पानी की मात्रा इतनी ज्यादा प्रेशर बनाया इसके ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर बनाया कि दोस्तों ये जो पेंजिया था, जो कि एक लैंड था, वो कई हिस्सों में क्या हुआ? टूट गया। ये कई हिस्सों में क्या हुआ? टूट गया। तो पहले जो है ये 5 हिस्सों में टूटा, तो बहुत सारे जो है क्या हुआ, मेरी बात सुनिएगा। पहले तो ये 2 हिस्सों में टूटा, शुरुआत में ये कितने हिस्सों में टूटा? सिर्फ 2 हिस्सों में टूटा। ऐसे देखिए, इस तरह से, ऐसे 2 हिस्सों में टूटा। ऊपर वाला हिस्सा जो था उसको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, अंगारा लैंड। उसको क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा होता था, साउथ वाला, उसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। क्या? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। उसके बाद ये 2 जो हिस्से थे, बाद में चलते हुए टाइम के बीतने के बाद ये और ज्यादा हिस्सों में टूटकर बिखर गए, और पूरा टोटल 5 भागों में टूट करके अलग अलग हो गए। 5 महाद्वीप को इन्होंने बना लिया। जैसे आप जानते हैं कि पहले सिर्फ 5 महाद्वीप थे, लेकिन बाद में अमेरिका जो था वो 2 भाग में बढ़ गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस वजह से अलग अलग महाद्वीपों का और निर्माण हुआ, और 7 महाद्वीप टोटल हो गए। लेकिन अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में खबर आया था कि अब 8वां महाद्वीप की भी खोज हो चुकी है, जिसका नाम है जीलैंडिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि गोंडवाना लैंड नीचे वाला था और अंगारा लैंड ऊपर वाला। अंगारा लैंड में जैसे कौन कौन से देश आ जाते हैं? जैसे चाइना हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ये सब सारे कंट्री किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। जबकि इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है, वो किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि माउंटेन, जो अफ्रीका के माउंटेन थे, उनकी जब चेकिंग की गई तो, और इंडिया के माउंटेन की चेक की गई दोस्तों, तो दोनों का जो एज था ना, जो दोनों का समय था, उम्र था, वो बराबर था। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुराने जमाने में इंडिया अफ्रीकी महाद्वीप का एक हिस्सा रहा होगा, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहता है कि प्रेशर जब लगातार पड़ने लगा, जल जल का, या मतलब बहुत ज्यादा महासागरों का प्रेशर पड़ने लगा, तो धीमे 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 जो भूस्थल थे टूट करके वो दूसरे तरफ जाकर के भागने लगे। और इसी क्रम में अफ्रीका से टूट करके जो भारत था वो अलग हुआ, और बाद में जाकर के वो हिंद महासागर के ऊपर जाके व्यवस्थित हो गया, और उसने भारत देश बनाया। तो ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका के जो माउंटेन्स हैं और इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, दोनों के पर्वतों की जो समय सीमा है, उम्र सीमा है, वो लगभग सेम मानी गई, और उनके केमिकल कंपोजिशन जो थे वो भी सेम थे। इससे कहीं ना कहीं ये बात पता चलता है कि अफ्रीका के हिस्से में से ही भारत टूट करके बना है दोस्तों, और इंडिया जो है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ी शानदार क्वेश्चन है अगला। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट्स द यूवी रेडिएशन ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर यूवी विकिरण को कम करता है? यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट किरणों को कम करने का काम कौन करता है? ओजोन करता है। ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है। इसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। और जबकि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, ध्यान रखिए, मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट आपको। आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, मीना, एक ट्रिक है, मीना जान का जलवा। हाँ, बड़ा जबरदस्त नाम है, मीना जान का जलवा। अब कहेंगे सर ये कौन सा ट्रिक है? ये ट्रिक है बड़ा खतरनाक वाला, मी से मीथेन,
ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही है मीथेन। ये मत कहिएगा सीबीएसई वाले कोई कोई होता है ना, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, वो कहने अरे सर ये क्या मीथेन क्या लिख दिए आप, मीथेन को मीथेन ही कहते हैं ना, नाम को तो अब इंग्लिश में हम कह नहीं सकते कि उसका नाम अलग अलग होगा। उसके बाद ना से होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो लॉफिंग गैस होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा जान का मतलब होता है ओजोन O3। याद रखिएगा ओजोन लेयर हमें रक्षा देता है, लेकिन ओजोन जो गैस होता है ना भैया, ये तो बड़ा खतरनाक होता है। ओजोन जो गैस होता है ये हमारे क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव करता है, यानी गर्मी को बढ़ाता है, यानी अर्थ के टेम्परेचर को जो होता है पृथ्वी के पूरे टेम्परेचर को बढ़ाता है। समझ रहे मेरी बात, पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को गर्मी को बढ़ाने का काम करता है ये ओजोन गैस। का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसका जलवा का मतलब जलवाष्प, याद रखिएगा जलवा का मतलब जलवाष्प, यानी वाटर वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, तो कितने चीज होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, कौन कौन से गैसेस होती हैं, तो मीथेन हो गया 1, नाइट्रस ऑक्साइड 2, ओजोन गैस 3, कार्बन डाइऑक्साइड 4 और जलवाष्प यानी वाटर वेपर 5। तो ये 5 होते हैं टोटल ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। मीना जान का जलवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के क्षरण का कारण नहीं है। तो देखिए ड्रेनेज, जल निकासी, लगातार जल के बहाव से भी ना मिट्टी का कटान होने लगता है, तो ये तो कारण है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। अब बताइए वन को आप काट देंगे तो इसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और पत्तियां जब खत्म हो जाएंगी तो पानी लगातार, जब बारिश होगा तो बारिश की बूंदे जो है वो मिट्टी के ऊपर पड़ेंगी, तो उसको क्या करेंगे, बहा कर लेके चली जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, मिट्टी का क्षरण होगा। तो पेड़ के काटने से मिट्टी का क्षरण होता है। ठीक है, ये भी कारण है इसका। वेदरिंग यानी अपक्षय, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग भी कारण नहीं। अच्छा, ग्रेजिंग से क्या क्षरण होता है मिट्टी का, ये भी नहीं होता है। अच्छा नहीं है पूछा है, देखिए मेरी बात समझिएगा, नहीं है का मतलब इससे भी होता है। कैसे होता है, ग्रेजिंग बहुत ज्यादा कराएंगे तो जब ग्रेजिंग ज्यादा होगी तो भाई जो उसके ऊपर जो घास उगे रहते हैं, पशु जब खा जाएंगे उसको, तो फिर क्या होगा, वही बारिश की बूंदें फिर डायरेक्ट पड़ेंगी, जो पूरा घास है वो खत्म हो जाएगा जब, तो डायरेक्ट बूंदे जो है वो मिट्टी के ऊपर पड़ेंगी, जिससे बहाकर वो लेके चली जाएंगी। तो इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे। लेकिन वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से नहीं होता है, क्योंकि वेदरिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पर्वतों के अंदर होती है, पर्वतों का क्षरण होता है, इसकी वजह से पर्वतों का क्षरण होता है। ठीक है ना, इसी के क्षरण के बाद जो माउंटेन बनता है उसे बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। क्या बनता है, रेसिडुअल माउंटेन, यानी अवशिष्ट पर्वत हम कहते हैं जिसको। ठीक है, जैसे कि हिमालय क्या है, हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन है, उसी तरह हिमालय एक क्या है, 4 तरह के माउंटेन होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, पेड में मैंने बताया है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना उसमें, और कोई बात नहीं है। हिमालय माउंटेन एक कैसा माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है। फोल्डिंग माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जबकि रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो ये विंध्याज माउंटेन जो है ना, विंध्याज माउंटेन, विंध्याचल का पहाड़ियां देखते हैं आप ना, ये एक रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। पर्वतों का क्षरण हो गया है पूरी तरह से। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है गर्मी, धूप की गर्मी, लगातार बारिश और तूफान की वजह से, गर्मी सर्दी की वजह से पत्थर क्या होते हैं, एक समय के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं, गर्मी सर्दी बरसात की वजह से और तूफान की वजह से। और जब लगातार उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है तो दोस्तों गर्मी ठंडी की वजह से, टेम्परेचर डाउन अप की वजह से उसके अंदर क्षरण होने लगता है, धीमे धीमे कटाव होने लगता है पत्थरों के अंदर, उसी को बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कोई रिलेशन सॉइल से नहीं है। निम्नलिखित में से किस कारण से जंगल के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर ए लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण इसकी वजह से नहीं सुरक्षित होता। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए निम्नलिखित से किस कारण से जंगल के एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, यानी पारिस्थितिकी में संतुलन बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आजकल हम लोग बहुत ज्यादा फैक्ट्री बनाने के लिए, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए पेड़ों को कटाई कर रहे हैं। पेड़ों के काटने से हमारा जो संतुलन है ना, पारिस्थितिकी संतुलन, वो बिगड़ रहा है, एनवायरमेंट बिगड़ रहा है। कैसे, समय पर बारिश नहीं होती है,
बारिश होती है वे तो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति आ जाती है, और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि बांध इतना ज्यादा हो जाता है पानी की बांध भी टूट जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है ना वो बिगड़ने लगता है। किसकी वजह से? पेड़ की कटाई की वजह से। अगर और क्योंकि फैक्ट्री बनाना होता है तो लोग जमीन खाली करने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगते हैं। तो इसीलिए पेड़ को रखना बड़ा जरूरी हो जाता है, पानी की सही मात्रा प्राप्त करने के लिए, सही टाइम पे प्राप्त करने के लिए, और उसके साथ साथ एक बैलेंस बनाने के लिए एनवायरमेंट और जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स इज ए पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। गारो हिल्स भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक हिस्सा है? तो आप जानते हैं, देखिए दोस्तों, यहां पर एक तीन जनजातियां में पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारी कह रहा हूं मैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 प्रकार की जनजाति भी पाई जाती है, याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये दरअसल हिल्स भी है एक, यानी एक माउंटेन रेंज भी है। कहां पर है दोस्तों? ये है मेघालय में। ठीक है ना, गारो, खासी, जयंतिया कहां पे है? मेघालय में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है कनाडा के पास, और कनाडा का कैपिटल है आपका ओटावा। क्या है? ओटावा इसका कैपिटल है, याद रखिएगा। कंट्री कैपिटल करेंसी ट्रिपल सी का रूल फॉलो करिए, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, कंट्री कैपिटल अगर कभी पूछ दे आपसे तो। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो दुनिया का आइलैंड है, बड़ा द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा, वो है ग्रीनलैंड। ए करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कनाडा के पास है, ग्रीनलैंड आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए दोस्तों, कई प्रकार के कास्ट होते हैं, जैसे जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है और एसटी होता है। जो एसटी है इसी को बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है ना, चौथा होता है ये क्रम में, ये होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम लोग आदिवासी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए। और हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति कहा गया है। तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और कौन सा है अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा? गौड़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपने बहुत लोगों के नाम में गौड़ सुना होगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इज नॉर्दर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? अब देखिए, अगर मैं अर्थ यहां बनाऊं और बीच में से एक रेखा मैं कर दूं, ये है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ऊपर वाला हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला हो जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, फिर अगर मैं कहूं, चलिए ठीक है, ये तो है आपका लैटिट्यूड यानी भूमध्य रेखा, तो कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड भी तो होगा जो बीच में से काटेगा ऊपर से इनको। तो मैं कहूं, अगर यहां मान लेता हूं मैं, ठीक है, इसको यहां कर देता हूं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, और यहां भी तो कोई एक रेखा होगी जो बीच में से इसको काटेगी, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, ये वाली रेखा भी तो होगी, देखिए यहां से, भाई मैं वही ले लेता हूं, ये देखिए यहां से, देखिए ये वाली रेखा होगी, तो बीच में से काटेगी इसको। तो अब इसको क्या करेगी, ये इसको किसमें डिवाइड कर देगी, ये कर देगी वेस्टर्न हेमिस्फेयर और यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है कि नहीं, इधर के हिसाब से। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला जो है आपका मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका चारों हो गया। इन चारों के बीच में पता है कौन है, इन चारों के बीच में एक ही महाद्वीप है, और वो है, पता है कौन, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है।
और इस तरह से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका के बारे में मैं एक बड़ी जानदार बात आपको बताऊं तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, वन एंड ओनली एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दोस्तों जहां पे तीनों इमेजिनरी लाइन होकर जाती हैं। तीनों जो है वो रेखा होकर इससे जाती है। याद रखिएगा कौन कौन सी रेखा, जैसे मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ये तीनों जो है किससे होकर जाता है, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दो हम हिंदी में लिखे हैं और तीसरा इंग्लिश में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो तीसरा रेखा कौन है, भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखा जो है वो एक ही मात्र महाद्वीप में से होकर जाता है और वो है अफ्रीका। तो तीनों याद रखिएगा ये पॉइंट जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डार्क कॉन्टिनेंट इज, डार्क कॉन्टिनेंट है। देखिए डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब है ना अंधेरा वाला, अंध महाद्वीप अगर कह सकते हैं इसको, अंध महाद्वीप कौन है। अच्छा भैया अंध महाद्वीप का मतलब जहां पर डेवलपमेंट न के बराबर हो, जहां पर खाने खाने के लोग मोहताज हो, एक अगर बिस्किट फेंक दिया जाए तो उसके लिए लड़ने लगे। ऐसे ही क्या हुआ था, मेरे एक रिलेशन में है, वो गए हुए थे अफ्रीका में 2006 में वो आर्मी में थे, वो गए हुए थे। तो वहां पर बता रहे थे कि इथोपिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, भाई साहब इतनी गरीबी वहां पर है, यूएन की तरफ से गए थे, यूएन मिशन में, कि एक पार्ले जी का बिस्किट भी हम लोग को कोई अगर मेस में मिलता था तो हम लोग गलती से मान लीजिए उनको देते थे ना, तो वो झगड़ लेते थे, लड़ाई करने लेते थे। इतना ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, बहुत गरीबी है, हद से ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है ना, हालत बहुत खराब है। और वहां पे विकास नाम का कोई चीज नहीं है, डेवलपमेंट एकदम न के बराबर है। वहां की करेंसी बहुत कम है, बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ देश तो इतने 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 गरीब हैं कि वहां पर आपको नागरिकता फ्री में मिलती है, 2 लाख रुपया दीजिए नागरिकता वहां की ले लीजिए। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे भारतीय अमीर अमीर पैसे वाले होते हैं जो कि वहां जाकर के भाग करके पैसा लूट करके भारत के बैंकों से भाग जाते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देशों के नागरिकता लेकर के वहां रहने लगते हैं और अपना सेफ हो जाते हैं। यहाँ की पुलिस फिर पकड़ नहीं पाती उनको, समझ रहे कि नहीं। तो इसी वजह से अंध महाद्वीप कहा जाता है किसको, अफ्रीका को, ठीक है। याद रखिए पिछड़ापन की वजह से, डेवलपमेंट न होने की वजह से, बेरोजगारी भुखमरी की वजह से अंध महाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। याद रखिएगा प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आंसर तो ये है आपका, और इसी को पश्चिम महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है। अब देखिए पश्चिमी तट की जब बात आई गई है तो मैं आपको कुछ डिटेल में कुछ बात बताता हूँ, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, एकदम सब्र से, क्योंकि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट को, अगर मैं बात करूं यहां से पश्चिमी घाट की, ये देखिएगा ध्यान से, तो पश्चिमी घाट को ना ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये यहां से ये, तो पश्चिमी घाट को दरअसल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए पश्चिमी घाट को एक नाम दिया जाता है और जिसको हम सह्याद्री पहले ही आपको बता चुके हैं, तो इसको सह्याद्री घाट के भी नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, एकदम पॉइंट आउट नोट करते रहिएगा। पहला है कोंकण, पहला क्या है, कोंकण। और कोंकण जो है कोंकणी भाषा से मिलकर बना हुआ है। याद रखिए गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है, ठीक है। तो कोंकणी मैंने लिख दिया, लेकिन कोंकण इसके तट का नाम है। तट का नाम क्या है, कोंकण। पहला है कोंकण तट, तो पहला भाग हो गया कोंकण। दूसरा क्या है, दूसरा है केनरा तट। और केनरा किस शब्द से मिलकर बना है, केनरा दरअसल कन्नड़ शब्द से मिलकर बना है, जो कि कन्नड़ जो है आपका कर्नाटक का भाषा है, याद रखिएगा। तो केनरा हो गया दूसरे तट का नाम। फिर उसके बाद तीसरा तट का नाम क्या है, तो तीसरे तट का नाम है जो सबसे साउथ में है, उसको बोलते हैं दोस्तों मालाबार तट। क्या नाम है, मालाबार तट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन नहीं है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो 3 हिस्सों में। और ये भी पूछ सकता है, कभी कभी तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे, आपसे पूछेगा सबसे दक्षिणी वाला
अब पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर मालाबार तट कहते हैं, है कि नहीं। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए पश्चिमी घाट के सबसे उत्तरी हिस्से को क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट के सबसे उत्तरी हिस्से को क्या बोलेंगे, कोंकण तट बोलेंगे, है कि नहीं। तो बताइए पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या बोलेंगे, कोंकण तट बोलेंगे। तो कोंकण तट आंसर कौन सा दिया है, देखिए ए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो बस यही आंसर हो जाएगा। और ये वाला भाग जो है, ये वाला मैंने अभी बता दिया आपको कि इसको बोलते हैं कोरोमंडल, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन है, तो वो कौन सा तट होता है, तो मालाबार तट होता है। और कभी कभी ये पूछ देता है बताइए केरल जो है वो किस तट के पास है, तो आंसर होगा मालाबार तट। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए आपको बता दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी की बात करें दोस्तों तो पेडोलॉजी बोलते हैं, भूतत्व कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पेडागोजी तो साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसी को बोलते हैं। और उसके साथ साथ पोमोलॉजी जो है वो फ्रूट के स्टडी को बोलते हैं, फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज डेजर्ट, पृथ्वी की सतह का कितना भाग रेगिस्तानी है। तो दोस्तों 1/3, यानी 33% हिस्सा जो है वो क्या है, वो डेजर्ट है, यानी रेगिस्तानी है, ठीक है। अब देखिए ये आप कहेंगे सर डेजर्ट मतलब समझे नहीं, डेजर्ट 33% है, आप तो कहते हैं सर कि 75% पानी है, तो फिर 33% डेजर्ट कैसे हो गया। ये डेजर्ट सिर्फ आप जो समझते हैं ना, आज तक आप जो समझते आए हैं कि डेजर्ट सिर्फ रेगिस्तान वाला होता है, वो नहीं है, समझ रहे हैं ना। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है समझिएगा आइस वाला होता है डेजर्ट, जो कि चारों तरफ क्या है पूरा एकदम रेगिस्तान की जगह, बालू की जगह खाली बर्फ है, तो उसको भी डेजर्ट ही बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका सैंड वाला, यानी बालू वाला, रेगिस्तान वाला, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डेजर्ट की श्रेणी में आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 33% हिस्सा डेजर्ट से है। एक एग्जाम्पल देता हूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों रेगिस्तान है, जिसका नाम है क्या, सहारा रेगिस्तान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी जो पूरी कहा जाता है कि 84 लाख, इसको हम लाख लिख लेते हैं क्योंकि जीरो लगाते लगाते मैं थक जाऊंगा, 84 लाख वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी पूरी एरिया है। सोचिए, सोच कर देखिए कि इसका टोटल जो एरिया है वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, कितना ज्यादा। जबकि इंडिया का जो टोटल एरिया है भारत का वो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, यानी 2.5 गुना ज्यादा, इंडिया से भी 2.5 गुना ज्यादा बड़ा जो है वो सहारा रेगिस्तान है दुनिया का। सोचिए अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है, सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द सॉइल विच ब्लीचेज क्विकली ड्यू टू रेन इज कॉल्ड, वह मिट्टी जो बरसात के कारण जल्दी नष्ट हो जाती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी बहुत कमजोर मिट्टी होती है, जो कि पानी पड़ते ही क्या होने लगती है, जल्दी ही नष्ट होने लगती है। मिट्टी लगातार अगर मिट्टी पर पानी पड़ता रहे ना, तो ये लेटराइट मिट्टी टूट जाती है और टूट कर बह जाती है और खराब हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो चाय की खेती की जाती है ना, वो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। किस पे किया जाता है, सीढ़ी नुमा जो है फील्ड पे खेती की जाती है। जैसे वहां सीढ़ी बनाया जाता है, ऐसे सीढ़ी बना करके उसके चाय की खेती की जाती है। क्यों, क्योंकि चाय की जो खेती की जाती है वो लेटराइट सॉइल पे ही की जाती है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल पे ही की जाती है, और लेटराइट सॉइल पे जब जो है किया जाता है चाय का उत्पादन, तो दोस्तों इसी वजह से इसको सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, ताकि इसके ऊपर पानी रुके ना। अगर पानी रुकेगा तो मिट्टी को खराब कर देगा, और जिसके वजह से मिट्टी नष्ट हो जाएगी और चाय का जो सोर है, जो रूट है, वो भी नष्ट कर देगा। तो इस वजह से लेटराइट मिट्टी ज्यादा देर तक पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, खराब होने लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉफी का भी उत्पादन किसमें किया जाता है, लेटराइट मिट्टी में ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ब्लैक तो आप जानते ही होंगे, ब्लैक सॉइल में कॉटन का उत्पादन किया जाता है, मूंगफली का उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और टोबैको, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। लाल जो सॉइल होता है उसमें जो प्रोटीन वाली सामान होते हैं, जिनको न्यूट्रिशन ज्यादा जरूरत होती है, उनका उत्पादन किया जाता है। आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बात करूं तो शुगर केन,
तो गन्ना का उत्पादन लाल मिट्टी में बहुत ज्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जोजिला पास कनेक्ट्स। जोजिला पास जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो जोजिला पास दोस्तों, जोजिला जो दर्रा है वो जोड़ता है श्रीनगर से लेह को, यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है जोजिला पास। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के कुछ पास की बात मैं कर लेता हूं। तो उसका ट्रिक है, जो पीर का बाबू, जो पीर का बाबू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दर्रे, दर्रे का मतलब पास, पास जानते हैं किसको कहते हैं? दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है ना, ये वाली, ये इसी को बोलते हैं पास। तो इसमें क्या है, ये क्या है सर, क्या लिख दिए ये जो पीर का बाबू, ये क्या हुआ? तो जो का मतलब है जोजिला दर्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीर का मतलब होता है पीर पंजाल दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा, ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी पे। बा से बनिहाल दर्रा और बू से बुर्जिला दर्रा। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दर्रे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो से जोजिला दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा, अबू से बुर्जिला दर्रा, ये सारे आपके पढ़ते हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ये सारे मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाली पारिस्थितिकी प्रणाली क्या कहलाती है? तो ऐसी जगह जहां पे सारे जीवों को इकट्ठा रखा जाता है, सेफ्टी से रखा जाता है, उस पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है बायोस्फेयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर बोलते हैं। याद रखिएगा, जहां सभी जानवरों को रखा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ। दोस्तों ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है। नदी द्वीप ये क्यों आश्चर्यजनक है? क्योंकि दरअसल जो द्वीप है ना, द्वीप का मतलब एक ऐसी भूमि का हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, है कि नहीं? ये क्या है, ये द्वीप, आमतौर पे द्वीप जो बनाता है वो समुद्र बनाता है, ठीक है। ऐसा बहुत कम आपको देखने के मिलेगा, या तो शायद देखने को ही ना मिले, बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा कि नदी कोई द्वीप बना रही हो, रिवर कोई द्वीप बना रही हो, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। भारत में ऐसा है दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम में एक बनाती है आइलैंड, जिसका नाम पता है क्या है? माजुली। जिस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड, और वो कहाँ है दोस्तों? वो असम में है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज यूज्ड इन। खेती को शिफ्ट करने की प्रथा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो खेती को शिफ्ट करने की प्रथा की बात करें, या इसका नाम कहा जाता है झूम खेती। इसी को हम लोग कहते हैं झूम एग्रीकल्चर, झूम खेती, झूम कल्टीवेशन बोल देंगे। तो झूम खेती या झूम कल्टीवेशन जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, आदिवासी जनजाति जो होते हैं ना, वो पेड़ को काटते हैं, वहां पर कुछ खेती करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको जला करके वहां निकल जाते हैं। उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसी को झूम खेती कहते हैं। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? नागालैंड में। नागालैंड क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है नागालैंड, इसी में सबसे ज्यादा झूम खेती या खेती को शिफ्ट करने की प्रथा का उपयोग किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते हैं, अपने खाना बदोश होते हैं, क्योंकि अपने जानवरों को ये खाना खिलाने के लिए लगातार घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इस वजह से ये झूम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है ना, इसी को झूम खेती कहते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।